हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। क्लास 10th 6 पाठ करेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसे लिखे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। उनका साहित्य जगत में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। आधुनिक काल के एक युग इनके नाम से पड़ा है, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हुआ है, दौलतपुर में। पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद हम इसकी विस्तार से सार करेंगे, समरी करेंगे। प्रश्न पहला है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। द्विवेदी जी हमेशा स्त्रियों के पक्ष में बोलते थे। पहले के लोग ऐसा कहते थे, स्त्रियों को अगर शिक्षा दी जाएगी तो यह ठीक नहीं है, स्त्रियां बहुत आगे निकल जाएंगी। लेकिन महावीर कहते थे स्त्रियों का विरोध करना गलत है। उत्तर करेंगे हम, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने तर्क देते हुए कहा है कि माना कि भारत में प्राचीन काल में स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती थी। शायद उस समय स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया हो, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जिस कारण स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसीलिए उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह हम पुराने नियमों, प्रणालियों आदि को तोड़कर नए रूप अपनाते हैं, उसी तरह स्त्री अनपढ़ रखने की इस पद्धति को भी तोड़कर उसे शिक्षित बनाएं। आजकल लड़कियां लड़के से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, बहुत से नेक काम कर रही हैं। आज स्त्री किसी से भी पीछे नहीं है। लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। इसीलिए हमें कभी भी लड़कियों को, स्त्रियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसमें दूसरा प्रश्न है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखना है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को अगर पढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक पाप हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो ये गलत बात है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, पढ़ने लिखने में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे अनर्थ हो जाए। अनर्थ तो पढ़े लिखो तथा अनपढ़ों दोनों से होता है। तो पढ़े लिखो तथा अनपढ़ों दोनों से हो सकता है। अनर्थ के कारण तो और ही होते हैं। वे व्यक्ति विशेष की चाल देखकर भी जाने जा सकते हैं। यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो दोष स्त्रियों को पढ़ाने में नहीं है, अपितु उसकी शिक्षा प्रणाली में है। इसीलिए स्त्रियों को आवश्यक पढ़ाना चाहिए। पढ़ना लिखना पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। अगर एक समाज को आगे बढ़ाना है तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी शिक्षित होना अति आवश्यक है। जो लोग कहते हैं स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अनर्थ हो जाता है, स्त्रियां पढ़ लेती हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। अगर स्त्रियां पढ़ेंगी तो समाज का परिवार सभी लोग शिक्षित होंगे। इसीलिए उसका समर्थन करते हैं। प्रश्न 3 है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी, पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अंशों को निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। इसमें उत्तर हम करेंगे। इसमें देखिए, सभी अपना अपना तर्क देते हैं और उसका खंडन करते हैं। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। एक स्थान पर उन्होंने एक दलील के विषय में शिक्षा का ही परिणाम है। शकुंतला पढ़ी लिखी थी, वह अपने पति के विषय में ऐसी अनर्थपूर्ण बातें नहीं करती। लेखक ने पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर अत्याचार करने का भी पढ़ाई के व्यंग्यात्मक रूप में लिया है। स्त्रियां पढ़ लिख कर विरोध करें तो वह अनर्थ है और स्त्री शिक्षा के लिए जहर है। दूसरी तरफ स्त्रियों पर किए जाने वाले अत्याचार को पुरुषों का सदाचार कहा जाएगा, पढ़ाई का अच्छा परिणाम कहा जाएगा। बताया जाता है यह काम पुरुषों के लिए तो उचित है,
तथा वही काम स्त्रियां करें तो वह अनुचित है। ऐसा क्यों? वह यही बताना चाहते हैं द्विवेदी जी कि शकुंतला पढ़ी लिखी थी, उसने दुष्यंत का विरोध किया था, तो क्या गलत था? अगर किसी स्त्री के साथ अत्याचार हो रहा है और अगर वह बोलती है तो इसे हम कहते हैं कि स्त्रियां पढ़ी लिखी होने की वजह से ही यह अनर्थ करती हैं। मतलब अगर किसी के साथ गलत होता है तो वह उसे मानते हैं कि पढ़ा लिखा होने का यह कारण हो सकता है, इसीलिए स्त्रियां इतनी बोलती हैं। लेकिन क्या पुरुष गलत करते हैं तब अनर्थ नहीं होता है? पुरुषों की गलतियां माफ़ कर दी जाती है और स्त्रियों की गलतियों को गिना जाता है। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। पहले की स्त्रियां ना प्राकृतिक भाषा में बोलती थी, जैसे पाली है, प्राकृतिक है, अभ्रंश है, अवहट है। वैसे ही प्राकृतिक भाषा जब बोलती थी तो उन्हें अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय सर्वसाधारण की भाषा प्राकृतिक ही थी। आम जनता जो है प्राकृतिक ही बोलती थी। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ है, प्राकृतिक भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा यही थी। लोग प्राकृतिक भाषा ही बोलते थे, इसीलिए स्त्रियां भी वही भाषा बोलती थी। दूसरा कारण यह भी है कि तत्कालीन युग में संस्कृत गिने चुने लोगों द्वारा ही बोली जाती थी, अतः स्त्रियों और दूसरे लोगों के लिए प्राकृतिक भाषा बोलने के नियम बना दिए गए हैं। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस संस्कृत बोलेगा वही पढ़ा लिखा होगा, लेकिन नहीं, प्राकृतिक भाषा आम जनों की भाषा थी। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में प्राकृतिक में ही लिखा गया है, फिर हम इसे कैसे गलत मान सकते हैं? आम जन की जो जन की भाषा थी वही स्त्रियां बोलती थी। परंपरा प्रश्न 5 है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हैं। तर्क सहित उत्तर देना है। हमें ऐसे संबंधों को स्वीकार करना चाहिए जहां स्त्री को और पुरुष को समान अधिकार दिया जाए। उत्तर है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। लेखक यह कथन पूर्णतः उचित है। लेखक जो यह कथन कहते हैं वो बिल्कुल उचित है। प्राचीन काल से यह प्रथा चली आ रही है कि जो रूढ़ियाँ सड़ गल चुकी हैं उन्हें छोड़ हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, उन्हें लेकर नहीं चलना चाहिए। पुरुषों को पढ़ाने और स्त्रियों को न पढ़ाने की मानसिकता को इसके चलते हमारे शिक्षित होने या स्वस्थ मानसिक परिणाम नहीं है। हमें समाज को सभ्य और विकसित करने तथा स्वस्थ विचारधारा से युक्त करने के लिए परंपरा की उन्हीं पक्षों को अपनाना चाहिए जो स्त्री पुरुषों दोनों की समानता पर बल देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसे पक्षों को, ऐसे नियमों को अपनाना चाहिए जो स्त्री के लिए भी समान है, पुरुष के लिए भी समान है, और जो समानता का अधिकार है वह दोनों को समान रूप से देना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। अगर पुरुष पढ़ सकता है तो स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार देना चाहिए, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। प्रश्न 6, तब की शिक्षा और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहले की शिक्षा और आज वर्तमान की शिक्षा में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? इसका उत्तर है, तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। शिक्षा गुरुओं के आश्रमों में, मंदिरों में दी जाती थी। कुमारियों को नृत्य, गान, श्रृंगार आदि की विद्या दी जाती थी। कहा जाता था स्त्रियों को पढ़ना ठीक नहीं है, लड़कियों को ये गाना और बजाना और श्रृंगार करना यही सब इनके लिए ठीक है, यही सब सिखा देना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में नर नारी में भेद नहीं किया जाता। लड़कियां भी वही विषय पढ़ती हैं जो लड़के पढ़ते हैं। उनकी कक्षाएं साथ साथ लगती हैं, साथ साथ चलती हैं। पहले सहशिक्षा का प्रचलन नहीं था, एक साथ शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज के वर्तमान में सहशिक्षा में पढ़ना फैशन बन गया है। आज पढ़ाई में लड़के लड़की में प्रतियोगिता होती है कि कौन सबसे अच्छा अंक प्राप्त करेगा और उचित स्थान प्राप्त करेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें पहले लोग कहते थे कि स्त्रियों को सिर्फ संगीत बजाना, गाना, नृत्य, श्रृंगार करना, घर सजाना ये सब सिखा दिया जाए ताकि शादी होने के बाद वह काम आएगा।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो लड़के लड़कियां एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, एक समान उनको अधिकार दिया जाता है। लड़कियां बिल्कुल भी लड़कों से कम नहीं हैं, बल्कि जहां तक देखा जाए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। प्रश्न 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से अपनी दूरगामी खुली सोच का परिचय दिया है। स्त्री को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, उसको पुरुषों को समान अधिकार देने चाहिए, ये इन सभी बातों का उन्होंने सिफारिश किया है। महर्षि की पत्नियां द्वारा व्याख्यान में बड़े बड़े विद्वानों की हार हो जाती थी। पतियों को कटुवचन कहलाना, पुराने नियमों आदेश प्रणालियों को तोड़ने की बात कहना, स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करने का प्रसंग लेखक की दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सभी स्त्री पुरुष पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, खुली सोच में अपनी बात को कहने से महावीर बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। वह कहते हैं कि पढ़ने का अधिकार स्त्री को भी है, अगर पुरुष को है तो स्त्री को भी है। पहले के ज़माने की महर्षियों की पत्नियां व्याख्यान में बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया करती थीं। शकुंतला तथा सीता द्वारा त्यागे जाने पर अपने पतियों को कटु वचन कहलाना, पुरानी नियमों आदेशों और प्रणालियों को तोड़ने की बात कहना, स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करने का प्रसंग लेखक की दूरगामी खुली सोच है। जब शकुंतला के साथ अत्याचार होता है तब उसने भी दुष्यंत का विरोध किया था, कड़वे वचन बोले थे। और जब सीता को त्याग दिया गया था तब सीता ने भी कटु वचन कहकर धरती माता में समा जाती हैं। कहने का तात्पर्य है अगर स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी हैं, अगर विरोध कर रही हैं तो क्या गलत है? अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो क्यों नहीं बोलेंगी? अगर आपके साथ पुरुषों के साथ अगर अत्याचार होता है तो बहुत बोलते हैं, स्त्रियां अगर बोल दें तो पढ़ना अनर्थ कहलाता है। यह बिल्कुल गलत है। द्विवेदी जी खुली सोच के विचार से वह कहते हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहिए। प्रश्न अगला है, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ। उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत विचार प्रधान निबंध में सहज, स्वाभाविक एवं विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने व्याकरण और वर्तनी संबंधी नियमों को स्थिर कर भाषा का परिष्कृत रूप प्रकट किया है। तत्सम मतलब संस्कृत प्रधान शब्दावली है। संस्कृत के उदाहरणों के माध्यम से लेखक में सजीवता आ गई है। बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक, विषय अनुकूल भाषाओं का प्रयोग किया है, सुंदर वर्तनी का प्रयोग किया है। और इसके बाद इसमें देखिए आगे है, जैसे नृपस्य वर्णाश्रम पालन यत स एव धर्मो मनुना प्रणाड़ित। द्विवेदी जी की भाषा में स्पष्टता का भाव है। उन्होंने निबंध में कई जगह ऐसे शब्दों वाक्यों का प्रयोग किया है जिनसे समाज के लोगों पर करारा व्यंग हुआ है। उनकी भाषा के मुख्य विषय व्यंग्यात्मक हैं। उन्होंने अपने चुटीले व्यंग के माध्यम से समाज के लोगों को वास्तविकता दिखाई है, सच्चाई दिखाई है और उकेरा है। जैसे एमए, बीए, शास्त्रीय आचार्य होकर पुरुष जो स्त्रियों पर हंटर फटकारते हैं और डंडों से उनकी खबर लेते हैं, वह सारा सदाचार पुरुषों की पढ़ाई का परिणाम है। वे सोचते हैं कि हम पढ़कर बहुत विद्वान हो गए हैं तथा स्त्री पर जो चाहे वह जब चाहे कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि स्त्रियां पढ़ती हैं तो कहते हैं पुरुष अनर्थ हो गया है, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन जब पुरुष एमए, बीए डिग्री करके और जब औरतों पे कटाक्ष करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं तो उसे सही माना जाता है। क्यों ऐसा? क्या आप अत्याचार करने के लिए बने हैं? आप ही पढ़ाई करने के लिए बने हैं? स्त्रियां सिर्फ मार खाने के लिए बनी हैं? यह बात वह कहते हैं और उन्हें बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि स्त्रियां जो होती हैं वह उन्हें भी वो अधिकार देना चाहिए, वो इस शिक्षा देना चाहिए जो उन्हें चाहिए। इसमें हम पाठ का सार करेंगे, अच्छे से विस्तार से करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले हम इनके बारे में कर लेते हैं। इनका जीवन जो है साहित्य के जाने माने लेखक हैं। साहित्य जगत में उनका बहुत गहरा प्रभाव है
आधुनिक काल में इनके नाम से ये एक युग है जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। 1864 में उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में दौलतपुर गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और रेलवे में नौकरी करने लगे। अंग्रेज अधिकारी के संघर्ष होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया गया। 1903 में उन्हें हिंदी जगत की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादक बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने इस पत्रिका को बहुत ऊंचाइयों तक उठाया। 1920 ईस्वी तक वे उसका संपादन करते रहे। 1938 में उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं जो हैं महावीर द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये सब निबंध हैं। संबंध, संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र, महिला मोद, आध्यात्मिक दर्शन, उनकी कविताएं द्विवेदी काव्य माला में संकलित हैं। आज उनका सारा साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में संकलित है। सब कुछ महावीर साहित्य में रचनाओं में संकलित कर दिया गया है। इसके बाद हम इसके बारे में करते हैं। पाठ का सार है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करते हुए इस निबंध में स्त्री शिक्षा के विरोधी खरी खरी सुनाई है। निबंध का सार इस प्रकार है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के तर्क दुख की बात है। लेखक के ज़माने में पढ़े लिखे लोग भी शिक्षा का विरोध करते थे। धर्मगुरु अध्यात्म भी निम्नलिखित तर्क दिए करते थे। पुराने संस्कृत नाटकों के स्त्री पात्र भी अनपढ़ों की भाषा में बात करते थे। ज्ञात होता है कि पुराने समय में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। स्त्री को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा से अनर्थ होते। यद्यपि यह शकुंतला बहुत कम पढ़ी लिखी थी, किंतु उसे भी शिक्षा से वंचित करना ठीक नहीं। किंतु उससे शिक्षा के कारण दुष्यंत को कठोर वचन कहें और अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने गवारों की भाषा में श्लोक रचाए। इससे पता चला है कि स्त्रियों को गवार भाषा पढ़ाना भी गलत है। प्राकृतिक अनपढ़ों की भाषा नहीं। नाटकों में स्त्रियों को प्राकृतिक बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण नहीं है, ये गलत है। संस्कृत न बोल पाना भी अनपढ़ता या गवार होने का प्रतीक नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि जिसे संस्कृत आए वही विद्वान होता है और जिसे संस्कृत नहीं आए वह विद्वान नहीं है। आम बोलचाल की भाषा भी बोली जा सकती है। फिर भवभूति कालिदास के समय की भाषा का प्रमाण देने के बाद ही प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ कहा जा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत तो इस बात के मिलते हैं कि प्राकृतिक बौद्धों जैनों के समय में प्रचलित भाषा थी, तभी तो उस भाषा में हजारों ग्रंथ लिखे जाते थे, उपदेश दिए जाते थे। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक भाषा गवारू भाषा थी? स्त्रियां उसे बोलती थी तो लोग गवार कहते थे। बोलना अनपढ़ होने का चिन्ह नहीं। जैसे हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आज की प्राकृतिक हैं, वैसे ही सौरसेनी, मागधी, पाली आदि उस जमाने की प्राकृतिक थीं। हाँ, यह ठीक है। नाट्यशास्त्र बनाते समय आचार्य ने चुने हुए लोगों द्वारा संस्कृत बुलवाने का विधान किया था, क्योंकि उस समय कम लोग संस्कृत बोलते थे। सबको संस्कृत नहीं आती थी। उस समय ज़्यादा लोग प्राकृतिक भाषा बोलते थे। प्रमाणों का उपलब्ध न होना। पुराने ज़माने में स्त्रियों के विश्वविद्यालय होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोई स्कूल नहीं थे स्त्रियों के लिए, परंतु वे प्रमाण आज नष्ट हो गए हैं। पुराने समय में जहाज और विमान थे, किंतु उनकी विधा के प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे ज़माने में जहाज थी। परंतु न जाने हम इस तर्क पर स्त्रियों का सुशिक्षित होना क्यों नहीं मानते। ईश्वर ने अनेक वेद मंत्र उनके मुख से कहलवाए। सारंगधर तथा बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों की अनेक पद्य रचनाएं भी उपलब्ध हैं, फिर भी हम उन्हें अनपढ़ मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी बात कहने वाले को कौन ज्ञानी मानेगा जो स्त्रियों को मूर्ख समझते हैं। स्त्रियों के सुशिक्षित होने का प्रमाण, इसमें जो स्त्रियों के सुशिक्षित होने का प्रमाण है, अत्रि की पत्नी गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी, तर्क ज्ञान पूजनीय पुरुषों। अत्रि की पत्नी गार्गी थी
और मंडन मिश्र की पत्नी थी। मंडन मिश्र की पत्नी थी। तर्क ज्ञान पूजनीय पुरुषों को भी परास्त करती थीं। इतनी ज्ञानी थी वो लोग। क्या यह दुराचार है? इधर एमए बीए करके पत्नियों को मारना पीटना क्या पुरुषों का सदाचार है? पुरुषों के लिए पढ़ाई अमृत है और स्त्रियों के लिए जहर। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि पुराने ज़माने में स्त्रियां अशिक्षित थी, परंतु आज तो उन्होंने पढ़ाने की ज़रूरत है। अतः हमें स्त्रियों को अनपढ़ रखने की चाल को छोड़ देना चाहिए। वैसे पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के प्रमाण मांगने वालों को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने कृष्ण को लंबा चौड़ा प्रेम पत्र लिखा है। वह प्राकृतिक में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कहते हैं कि जब भागवत को पढ़ते हैं तो उसमें रुक्मणी ने बड़ा सा पत्र लिखा था, वो भी तो पढ़ने का प्रमाण है। इसका मतलब पहले भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थीं। स्त्रियों द्वारा किए गए विद्रोह और औचित्य यदि स्त्रियों की पढ़ाई ने अनर्थ का कारण बताया है तो पुरुषों की हिंसा पापाचार को आप क्या कहेंगे? इस हिसाब से तो सारे स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पुरुष पढ़ के भी स्त्रियों पे अत्याचार करते हैं। फिर शकुंतला ने ऐसी कौन सी दलील पेश कर दी और स्वाभाविक थी? क्या वह दुष्यंत द्वारा भला दिए जाने का सम्मान करती? सीता ने भी पति द्वारा ठुकराए जाने पर राम को यही कहा था, लक्ष्मण उस राजा से कह देना मैंने तुम्हारे सामने आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी है, फिर भी तुमने लोगों की झूठी बातें सुनकर मुझे छोड़ दिया है। तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हारे कुल सील का भट्टा लगाने वाला है। यह सीता बात कहती हैं लक्ष्मण से कि जाके श्री राम से कहना कि उन्होंने मेरी शुद्धता का प्रमाणित किया है और मैंने अग्नि में अपने प्राणों को अब त्याग दूंगी। क्या यही सत्य है? सीता का यह कथन बहुत कड़वा था। स्वयं वाल्मीकि ने भी सीता परित्याग के कारण राम की बहुत निंदा की थी। ऐसा करना गलत है, वह आपकी पत्नी है, समाज की मत सुनिए। लेकिन फिर भी राम जी ने उनकी परीक्षा ली थी, अग्नि परीक्षा। वास्तव में सीता का क्रोध उसके गंवारू होने की निशानी नहीं बल्कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी पे अत्याचार किया जाता है तो वह उसे बोलना ही पड़ता है, चाहे वह स्त्री पढ़ी लिखी हो चाहे वह अनपढ़ हो। स्त्री शिक्षा अनिवार्य है, यह बहुत ही मुख्य पॉइंट है। वास्तव में शिक्षा का भी अनर्थकारी नहीं हो सकती है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखों से भी होते हैं। लोग स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं और अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। कहते हैं कि स्त्रियों को कहते हैं कि वह पढ़ी लिखी होना उनका उचित नहीं है। अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं, वे दंडनीय हैं और समाज की उन्नति में बाधा डालने के अपराधी हैं। शिक्षा बहुत व्यापक स्तर पे होना चाहिए। उसमें सीखने योग्य अनेक विषय हो सकते हैं। यदि आज की शिक्षा दोषपूर्ण है, स्त्रियों को सिखाने योग्य नहीं है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। पुरुषों की शिक्षा में भी दोष है, परंतु इस कारण स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए जा सकते। लेखक निवेदन करता है अंत में कि यदि शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, किंतु उसे अनर्थकारी अथवा मिथ्या, झूठा अथवा विनाशकारी नहीं मानना चाहिए। सही बात है। अंत में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षा अगर सही नहीं है, शिक्षा में दोष है, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर स्त्रियों को शिक्षा दी जाए तो पुरुषों को अगर दी जा रही है तो स्त्रियों को भी दी जाए। समानता का अधिकार होना चाहिए। जहाँ अन्याय होगा वहाँ पुरुष भी बोलेगा, जहाँ अन्याय होगा वहाँ स्त्री भी बोलेगी। तो ये समाज की सोच का फ़र्क है। पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना भी उचित है, और अगर हम विरोध नहीं करते हैं, गलत अगर हमारे साथ होता है, हम चुप रहते हैं, तो अत्याचार और बढ़ता जाता है। इसीलिए बोलना भी अति आवश्यक है। जैसे शकुंतला ने विरोध किया दुष्यंत का, सीता ने विरोध किया राम का, उन्होंने भी कटु वचन उन्होंने भी कहा था। तो सबको समान अधिकार, समान शिक्षा देना चाहिए। अगर आपको पाठ अच्छा लगे
और ये पूरे पाठ की पूरे विस्तार से समरी मैंने बोल दिया है। यह KVS की परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।